जुनून है सरफरोशी का, मेरे नाम भी कुछ दुश्मन कर दो। बांधा है कफन को सर पे, आजादी को मेरी दुल्हन कर दो। और मिल जाने दो मुझे इस मिट्टी में, मिल जाने दो मुझे इस मिट्टी में, बहाकर उसे फिर पवित्र गंगा कर दो। और हाजिर हूं मैं शहादत के लिए, मेरे नाम भी एक तिरंगा कर दो। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेलकम टू मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना टॉपिक। लास्ट क्लास जो मैंने बनाई थी जनरल एंट्रीज पे बनाई थी पार्ट 1, और मैंने आपको कहा था कि सेकंड पार्ट हम फिर से शुरू करेंगे। और सेकंड पार्ट में मैं आप सब लोगों को कुछ और एंट्रीज बताऊंगा जिनका लेवल थोड़ा सा हाई होगा। और क्योंकि इस बार इन द ईयर 2021-22 बच्चों आप लोगों के एमसीक्यूज आने हैं, तो ये एंट्रीज बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन तो आने नहीं है। तो इसलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है डिस्काउंट। अब बच्चों डिस्काउंट क्या होता है? सभी को पता है डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट मींस छूट, ऑफ। अब ये दो तरीके के होते हैं। कौन से तरीके के होते हैं? एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, बचपन से देखते आ रहे हो। और आपकी मम्मी तो माहिर है यानी कि बार्गेन करने किसी की चीज में, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे कपड़े खरीदने हो, चाहे कुछ भी लेना हो, हर चीज में जो हम बार्गेन करते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ओके, बार्गेनिंग। नॉट टू बी शोन इन द बुक्स। ये डिस्काउंट बुक्स में नहीं दिखाया जाता बच्चों, क्योंकि बार्गेन करने के बाद डील फाइनल होती है, और जब तक डील फाइनल नहीं होती हम कुछ रिकॉर्ड नहीं करते। तो उससे पहले क्या हो रहा है, इट्स ओके आप 10 दुकानों पे जाते हो, विंडो शॉपिंग करते हो, विंडो ड्रेसिंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितने लोगों से भाव पूछा, बार्गेन करा, उसको रिकॉर्ड थोड़ा ना करते फिरेंगे। रिकॉर्ड हम करेंगे जब हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। फॉर एग्जांपल आपने किसी को बोला कि शर्ट कितने की है, उसने बोला 2000 रुपए की। नहीं भैया 1500, 1700। उसने 1700 बोला, आपने 1500 बोला, फिर उसने बोला नहीं जी 50 और कम दे देना, आपने कहा 50 और ले लेना, 1550 रुपए ले लेना। अभी बहस चल रही, डील फाइनल नहीं हुई, कुछ दिखाना ही नहीं है। 1600 रुपए में डील फाइनल हो गई, तो हमारे लिए जो प्राइस है वो 1600। तो वो जो 2000 उसने एमआरपी लगा रखा था बच्चों, जिसको आपने बार्गेन करके 1600 करवा लिया, वो 400 रुपए हमारे लिए मैटर नहीं करते, इसलिए हम रिकॉर्ड भी नहीं करते। तो रिकॉर्डिंग हमेशा किससे होती है? नेट अमाउंट से रिकॉर्डिंग। Always record with the net amount. एक एग्जांपल दे रखा है that MRP of goods is 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। जब ट्रेड डिस्काउंट 10% होता है तो उसको माइनस करके 9,000 रुपीज हमारा फाइनल प्राइस हो गया। और इस पे अब आगे परचेज की एंट्री हो जाएगी बच्चों। अब वो आप कैश देते हो तो कैश से एंट्री कर देना, और क्रेडिट पे देते हो तो क्रेडिट पे एंट्री करके क्रेडिटर का नाम लिख देना, वो आपको आता है। ओके, आगे चलते हैं। सेकेंड टॉपिक, बेड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स बच्चों, डेट्स यानी कि डेटर, डेट से डेटर बनता है। डेटर कौन होता है? जिसको हम उधार में सामान देते हैं। हर बिजनेस में उधार में सामान देना पड़ता है, और जब वो लोग पैसे देने से मना कर देते हैं, बैड हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? बैड डेट्स। बात समझ में आ गई? तो व्हेन डेटर बिकम्स बैड, क्या एंट्री करेंगे? अब देखो बच्चों, ये एक एंट्री, ये कैसे आती है इसको समझो, मैं आपको समझाता हूं। ये कौन से बैड डेट्स होते हैं? ये बैड डेट्स ऐसे होते हैं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसॉल्वेंट हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है आपका डेटर, बिजनेस करता था आप, B2B का बिजनेस समझते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, B2B डील्स होती है कि आप किसी कंपनी को सामान देते थे। इट्स नॉट कि आप कस्टमर्स को सामान दे रहे हो। जब आप किसी कंपनी को सामान देते हो बच्चों, तो वो कंपनी आगे काम कर रही थी, फॉर एग्जाम्पल अब वो बैंकरप्ट हो गई, उसके पास पैसे नहीं। ऐसे केस में जब इंसान बैंकरप्ट हो जाता है, तो वो कब बैंकरप्ट होता है? बैंकरप्ट जब होता है जब उसकी लायबिलिटीज उसके सारे एसेट्स से, इंक्लूडिंग पर्सनल एसेट्स, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो, अगर कंपनी है तो फिर एक अलग बात है, अगर पार्टनरशिप है तो भी पर्सनल लायबिलिटी आ जाती है उन लोगों की। आपको पता होगा अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, बीएसटी में शायद आपने पढ़ा होगा। ओके, तो जब वो बैंकरप्ट हो जाता है और उसकी लायबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है और वो देने के लायक नहीं बचता, तो वो क्या करता है, उसको पता चल जाता है कि अब सब मुझसे पैसे मांगेंगे, मेरे को मारेंगे, मेरे पीछे भागेंगे, तो वो चला जाता है कोर्ट की शरण में। तो जो हमारी कोर्ट है वो कहती है कि आजा, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, जो तेरे से गलती होनी थी, नुकसान होना तो हो गया, अब हम तेरे को किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे, कोई भी तेरे को टच नहीं करेगा, मारेगा नहीं।
और तेरे कर्जे की सेटलमेंट भी हम करेंगे। कोर्ट क्या करता है, कोर्ट एक ऑफिसर को अपॉइंट करता है जिसको बोलते हैं ऑफिशियल असाइनी। आप बुक में ये वर्ड पढ़ेंगे कई बार। ऑफिशियल असाइनी बच्चों वो इंसान होता है जो आपके सारे एसेट्स को अपने अंडर में ले लेता है, इंक्लूडिंग फर्म, इंक्लूडिंग हाउस। जो आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि घर नीलाम हो गया, बिड लग रही है और हीरो अपनी वाइफ अपने माँ बाप के साथ सिर्फ एक फोटो लेके घर से निकल गया कपड़े लेके। अब एक्चुअली में तो मैं आपको बताऊं, वो एक फोटो भी नहीं ले सकता, इवन कपड़े भी नहीं ले जा सकता, पर ले जाने देते हैं, राइट। तो अब होता क्या है, जब वो सब ले लेता है तो सब कुछ कोर्ट ले लेता है अपने पास, फिर उसकी बोली लगती है, नीलामी जिसको बोलते हैं, बिड। और जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसको सामान दे दिया जाता है, वो सारा का सारा। और सारे पैसे जो है वो ऑफिशियल असाइनी इकट्ठे कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है मिस्टर ए बैंकरप्ट हो गए हैं, उनका सब कुछ बेच के सब कुछ करके 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। अब लिस्ट बनाई जाती है कि उसने किस किस के पैसे देने हैं, ठीक है, जिनका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी आके कह देगा मैंने पैसे लेने तो उसको दे देंगे, नहीं। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, जिसको वो बोलेगा हाँ मैंने इसके पैसे देने, बुक्स में एंट्री होनी चाहिए, यानी कि उसकी सारी लायबिलिटीज और उसके क्रेडिटर्स को निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम मान लेते हैं कि उसकी जो लायबिलिटीज थी, उसके पास 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गया सब कुछ बेच के, ओके। अब उसकी लायबिलिटीज थी, मान लेते हैं 2 लाख रुपए की, यानी कि हमारे पास 2 लाख रुपए की देनदारी है और हमारे पास 1 लाख रुपए है। तो अब हम 1 लाख रुपए अरेंज नहीं करेंगे कहीं से, हम सबको बोलेंगे भैया आधे पैसे मिलेंगे, ले जाओ, लेने हैं तो, नहीं लेने तो कोई बात नहीं, और भी अच्छी बात है किसी और को दे देंगे। तो जब इंसान जिससे पैसे लेने हैं, जिसने पैसे लेने हैं, उसके क्रेडिटर्स, उनको पता है कोर्ट सामने खड़ी है, कर तो कुछ सकते नहीं, जो आ रहा है ले लो, आती हुई लक्ष्मी को कभी ना नहीं बोलते, तो ले लेते हैं सारी जगह। अब ले लेते हैं तो एंट्री क्या बनने की, कैश अकाउंट डेबिट, जितने आ गए, जितने आने थे और जो डूब गए। लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होते हैं, ऑलराइट, ये मैं आपको बता चुका हूं। ट्रेडिशन अप्रोच में हमने यही पढ़ा था, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो क्या हो जाएगा, बैड डेट्स डेबिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल बना लेते हैं कि उस इंसान से आपने 40,000 रुपीज लेने थे, तो वो मिस्टर ए, डेटर जो है आपका, नाम भी लिख देता हूं ए, इससे हमने कितने लेने थे, 40,000 रुपीज लेने थे। क्योंकि 50% मिल रहे हैं तो 20,000 आ जाएंगे और 20,000 डूब जाएंगे। ये 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ये आपको मेंशन होगा कि कितने आ रहे। और लिखा कैसे होगा, बुक में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा, दैट पेइंग अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 50 पैसा इन अ रूपी। 1 रुपए में 50 पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, उसमें से 50 मिल रहे हैं, मीन्स 50% मिल रहे हैं। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, ऑलराइट। अब मान लो वो मिस्टर ए आपकी रिस्पेक्ट करता था। मैं मान लेता हूं कि मैं एक टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं फीस लेता हूं, और मिस्टर ए के बच्चे पढ़ते थे और मेरी फीस भी नहीं दी, ओके। अब मिस्टर ए चला गया, मैंने बोला चलो यार कोई बात नहीं, बच्चे पढ़ गए, कहानी खत्म। पर मिस्टर ए के दिल में रह गया यार गुरुजी की फीस नहीं दी, कोई बात नहीं। और 1 साल 2 साल के बाद मिस्टर ए ने दोबारा काम शुरू किया, मेहनत करी, अच्छे पैसे कमा लिए, और एक दिन मुझे मिल गया, सर आपने मेरे बच्चे पढ़ाए थे उस टाइम, मैंने आपके पैसे देने हैं 20,000 रुपए। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं। उसने कहा नहीं सर मैं तो दूंगा। अच्छा भाई दे दे। अगेन आती हुई लक्ष्मी को ना नहीं बोलते बच्चों, तो जब लक्ष्मी आ रही हो तो ले लेनी चाहिए। तो कैश अकाउंट डेबिट। अब लिखोगे क्या, डू क्या, क्योंकि उस डेटर को तो हम खत्म कर चुके हैं। डेटर का डेबिट बैलेंस होता है, उसका 40,000 का डेबिट बैलेंस था, हमने क्रेडिट कर दिया, डेटर का अकाउंट खत्म हो गया, साल क्लोज हो गया, फाइनल अकाउंट्स भी बन गए, बैलेंस शीट भी फाइल हो गई। वो तो उसके भी 1 साल के बाद आया है, तो अब हम उसके नाम से पैसे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते बच्चों, क्योंकि वो हमारा डेटर अब है ही नहीं। तो ये पैसे तो आ गए, डेबिट तो कर दिया, क्रेडिट क्या करोगे। तो ऐसे केस में हम एक नया नाम देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। और ये 20,000 दे जाए, इसमें से वो 10,000 दे जाए, 5,000 दे जाए, जितने दे जाए बच्चों भगवान का प्रसाद समझ के ले। बात समझ में आ गई यहां तक की। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आगे लिखता हूं और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि बोर्ड क्लियर करके फिर से लिखूंगा। तो प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना बच्चों, ओके। सॉरी बच्चों, एक छोटी सी गलती हो गई, मैंने आपको ये तो सिखाया, ये नहीं सिखाया, मैं सीधा यहां से वहां जंप कर गया। तो कोई बात नहीं, इस टॉपिक को कवर करते हैं, ओके। कैश डिस्काउंट क्या होता है बच्चों, कैश डिस्काउंट होता है डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट्स। इसी को कंटिन्यू करना था आगे, और मैं वहां बैड डेट्स पे चला गया, बट इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। छुट्टी का दिन है, 15 अगस्त है, तो ये छूट गया। चलिए आगे चलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपने ये 9,000 रुपए का सामान खरीद लिया। मैंने आपको बताया था कि दो ऑप्शंस हैं, कैश दे सकते हैं और आप उधार भी कर सकते हैं। तो जब हम उधार कर रहे होते हैं मोस्टली, तो जो भी सामने वाला इंसान होता है, पार्टी होती है, उसको लगता है कि डिस्काउंट भी ले लिया और अब उधार भी कर रहा है। वो कहता है जहां इतने नहीं आए थोड़े और कम आ जाएंगे, पैसे आने दो। तो वो आपको ऑफर करता है कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट यानी कि वो आपको कहेगा कि आप अभी पैसे देते हो तो 2% डिस्काउंट और दूंगा। यानी कि पहले तो एंट्री होगी इस पॉइंट से। कैसे होगी? मान लीजिए 10,000 रुपए की आइटम थी, आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया 10%, 9,000 रुपए में हमारी डील फाइनल हो गई। एंट्री क्या हो जाएगी? हम अपनी बुक्स में एंट्री कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए, सॉरी 9,000 रुपए। ओके बच्चों, अब अगर हम उधार कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी। मान लीजिए कि वो हमारा क्रेडिटर, उसका नाम है ए, तो ए एंट्री हो गई। अगर हम कैश ले रहे हैं तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? कैश। दोनों में से एक आइटम आ जाएगी। बात समझ में आ गई? अगर मान लीजिए हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है कि अभी पैसे देते हैं तो डिस्काउंट मिलेगा, एंट्री क्या हो जाएगी? इसके बजाय एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लीजिए कि 2% कैश डिस्काउंट मिल रहा है। कितना कैश डिस्काउंट मिल रहा है? 2%। कहां लिखते हैं? यहां लिख देते हैं 2%। तो 2% कितना हो जाएगा? इसका 2% हो जाएगा बच्चों 180 रुपीज, और बाकी के 8,820 रुपीज हम देंगे। ये होता है कैश डिस्काउंट। अब बेटा कैश डिस्काउंट दो तरीके का होता है, डिस्काउंट अलाउड भी होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड भी होता है। हमारे लिए इस केस में ये रिसीव्ड है क्योंकि हमें मिल रहा है, पर जो हमारी पार्टी है, कौन? मिस्टर ए, वो दे रहे हैं, उसके लिए डिस्काउंट अलाउड है, लॉस है। वो कैसे एंट्री करेगा? वो करेगा कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि उसके लिए वो सेल हो रही है। बात समझ में आ गई? इसी एंट्री को मैं यहां लिख देता हूं कि सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्या एंट्री बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड। अभी अलाउड है, लॉस है। लॉस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। और इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं और बार बार बताता रहूंगा जब तक आपको रट नहीं जाएगा। तो बच्चों, जब सेल होती है तो हम डिस्काउंट देते हैं। वो लॉस होता है इसलिए डेबिट होता है डिस्काउंट अलाउड के नाम से। जब हम परचेज करते हैं तो डिस्काउंट मिलता है, तो वो क्रेडिट होता है और इनकम होती है इसलिए। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसको हमेशा ध्यान रखना। दूसरा तरीका इसको याद करने का, डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चलता है। कैश क्रेडिट होगा, डिस्काउंट क्रेडिट होगा। कैश डेबिट होगा, डिस्काउंट डेबिट होगा। ये याद रखना। कैश आ रहा है, कम आ रहा है, लॉस है। कैश जा रहा है, कम जा रहा है, फायदा है। याद रखना। याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि कैश के साथ डिस्काउंट चलता है। बाकी आपको अपना रूल याद रखना है कि डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो जब इनकम है तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, और जब लॉस है तो वो डिस्काउंट अलाउड के नाम से आएगा। तो ये याद रखना है। ओके, कभी कभी होता है कि इंसान हाफ पेमेंट देता है। कितनी पेमेंट देता है बच्चों? हाफ पेमेंट देता है। हाफ पेमेंट में क्या होगा? अब इसी एंट्री को बना देते हैं हाफ पेमेंट। चलिए इसको हटा देते हैं क्योंकि ब्रैकेट्स कवर हो गए हैं, तो हम हाफ पेमेंट का केस बना देते हैं। हाफ पेमेंट के केस में कैसे होगा? या पार्ट पेमेंट, हाफ जरूरी नहीं है हाफ हो, 60%, 40%, कितनी भी हो सकती है। मैं आपको हाफ करके दिखा रहा हूं। सेम केस लेते हैं, 9,000 की परचेज हुई थी, ठीक है। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, इस पे हमें 2% कैश डिस्काउंट है
और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 50% पेड इन कैश। एंट्री कैसे हो जाएगी बच्चों, देखिए आपने परचेज करी है, परचेजेज अकाउंट डेबिट 9,000 रुपए की करिए, ये तो फैक्ट है। इसके बदले आपको पैसे देने हैं, पैसे कितने देंगे, टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और जो नहीं दिए वो नाम आ जाता है क्रेडिटर का, ये मैंने आपको बताया हुआ है, राइट। तो अब सबसे पहले तरीका देखिए, 9,000 थे, हाफ ऑफ कर लेते हैं कैश और क्रेडिट में, यानी कि 4,500 कैश, 4,500 क्रेडिट। तो क्रेडिट वाले में क्या आता है, नाम आता है, लिख देते हैं इसके आगे 4,500, राइट। कैश वाले में क्या हो जाएगा, लिख देता हूं कैश क्रेडिट। कैश वाले में हमें 2% का डिस्काउंट मिलेगा, क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट एट द रेट 2%। कितना बनेगा, 90 रुपीज। कितने पैसे देंगे हम, 4410, तो ये पेमेंट आ जाएगी। तो कैश में कितना आ जाएगा अमाउंट, 4410, डिस्काउंट में 9। बात समझ में आ गई। ऐसे ही सेल वाले के लिए भी एंट्री हो जाएगी। वो क्या एंट्री कर देगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब हमारा नाम, अगर ये है फॉर एग्जांपल हम बी हैं तो वो हमारा नाम लिखेगा, क्योंकि हम अपनी बुक्स में बच्चों कभी भी अपना नाम नहीं लिखते, हमेशा सामने वाले का नाम लिखा जाता है। तो वो हम अपनी बुक में ए का नाम लिख रहे हैं तो ए अपनी बुक में हमारा नाम लिखेगा, अपने डेटर्स को डेबिट करेगा। देन परचेज की जगह वर्ड क्या हो जाएगा, सेल्स, क्योंकि उसके लिए वो सेल हो रही है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको सब समझ में आ गया होगा। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना। बैड डेट्स का टॉपिक क्लियर हो गया है आपका, ओके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक फिर से शुरू करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके बच्चों, ये कुछ और एंट्रीज हैं थोड़ी सी जो आप लोगों को सीखनी है। दीज आर कॉमन एंट्रीज बच्चों, जो आती रहती हैं और जिनको आपको पता होना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ये वो एंट्रीज नहीं है जो इस चैप्टर में आएंगी, ये एंट्रीज बच्चों अकाउंट्स में आती ही रहेंगी जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, अकाउंट्स अच्छे से सीखने के लिए करना पड़ेगा। एक और बात बताया था बच्चों, मेरी क्लासेस देखने के बाद आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूं। आप मेरी क्लासेस को ठीक से देखिए, क्वेश्चंस को करिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आके अपना क्वेश्चन पूछिए, अपनी क्वेरी पूछिए। मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कि विद इन 24 आवर्स कोशिश करेंगे कि मैं और मेरी टीम आपको रिप्लाई कर सके, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो ये बेसिकली आपके पेरेंट्स के लिए, आपके लिए सेविंग्स ही सेविंग्स है, उनके लिए पैसे की सेविंग है और आपके लिए टाइम की सेविंग है। तो आप बंधे नहीं हो ट्यूशन के लिए कि इस दिन हफ्ते में 3 दिन जाना है, जब मन करे जैसे मन करे पढ़ाई करो और करो, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स चैरिटी कर दिए, दान दे दिया किसी को भी। अब देखो बच्चों, जब हमने किसी को कुछ दे दिया तो वो चला गया, गुड्स चले गए, ठीक है। ये है हमारा एक तरीके से लॉस कह सकते हो आप, क्योंकि इसके बदले कुछ नहीं आया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट। अब 2 में क्या लिखोगे, गुड्स अकाउंट तो होता नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे गुड्स अकाउंट नहीं होता, स्टॉक अकाउंट नहीं होता। यहाँ पे कौन सा अकाउंट होता है, यहाँ पे परचेज अकाउंट होता है और सेल अकाउंट होता है। सेल नहीं लिख सकते क्योंकि ये सेल है नहीं, सेल में प्रॉफिट होता है। आप 1,000 रुपए के गुड्स खरीद के लाए थे फॉर एग्जाम्पल, और आपने वो गुड्स दे दिए, तो आपके पास से 1,000 रुपए के गुड्स थे, चाहे वो सेल में 1,200 रुपए प्राइस था, आप उसको ये नहीं कह सकते मैंने 1,200 रुपए की चैरिटी करी। चैरिटी हमेशा कॉस्ट पे होती है। तो अब क्या लिखोगे, ना गुड्स लिख सकते हैं, ना स्टॉक लिख सकते हैं, ना सेल लिख सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे परचेजेज अकाउंट। क्यों लिखेंगे बताता हूं। क्यों लिखेंगे उसका एक रीजन है। एक एग्जांपल लेते हैं कि आप अपनी शॉप में 1,00,000 रुपए का सामान लेकर आए थे बेचने के लिए, और ये थी आपकी परचेज। बात समझ में आ गई। इसको बेच के आपको प्रॉफिट कमाना था, इसमें से आपने 1,000 रुपीज दे दिए चैरिटी में, तो क्या रह गया आपके पास, 99,000 का स्टॉक ही तो रह गया, यही गुड्स तो रह गए बेचने के लिए, इसी पे ही तो आप प्रॉफिट कमाओगे।
अगर वही वाली बात आती है, याद करो मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको सिखाई थी कि मम्मी ले गई घर से सामान, आपका प्रॉफिट नहीं आया, जबकि प्रॉफिट तो आया था। अगर नई क्लास देखी है तो प्लीज मेरे अकाउंटिंग इक्वेशन वाली क्लास जरूर देखना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब आपके पास सिर्फ यही गुड्स हैं जिसपे आप प्रॉफिट कमा सकते हो, तो आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट कैसे पता चलेगा सही कितना आया है? अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 लाख के गुड्स पे 20,000 का प्रॉफिट आना था, 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट आता, अब यहाँ पे आपका कितना प्रॉफिट आएगा? अगर यहाँ पे हम उस हिसाब से प्रॉफिट निकालेंगे तो उतना तो आएगा ही नहीं। आपको क्या लगेगा? परसेंटेज कम हो गई। अगर टोटल अमाउंट पे देखोगे तो परसेंटेज कम हो गई। इसलिए हम क्या करते हैं, इस अमाउंट को परचेज मान लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि जो भी गुड्स हमारे पास से चले गए ड्यू टू एनी रीजन विदाउट एनी मनी, यानी कि वो सेल नहीं हुए हैं और उनके कोई पैसे भी नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में हम परचेज को क्रेडिट करते हैं। वैसे परचेज बच्चों में शायद डेबिट होती है, बट देयर आर फ्यू केसेस जब परचेज क्रेडिट होती है। वो कब क्रेडिट होती है? जब गुड्स चले जाते हैं और बदले में कुछ नहीं आता। ओके, आता है, चैरिटी करी है, दुआएं मिलेंगी बहुत सारी, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ गई? ऐसे ही एक और केस होता है आपका, जहां पे आपके गुड्स चले जाते हैं लेकिन पैसे नहीं आते, बट उसका बेनिफिट आपको मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है? देखिए, सेकेंड एंट्री, गुड्स गिवन एज सैंपल्स। आपने फ्री सैंपल बांट दिए हैं बच्चों। जब आप अपने प्रोडक्ट के फ्री सैंपल्स बांटोगे तो वो क्या है? एक तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। यानी कि अगर आप एडवर्टीजमेंट पैसे देके करवाते तो क्या एंट्री होती? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो समझ लो वही पैसों के बदले हमने अपने गुड्स बांट दिए। तो गुड्स बांट दिए तो हम क्या कर देंगे उसको? इसको हम फ्री सैंपल्स भी लिख सकते हैं और एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हैं। दोनों वर्ड्स यूज हो सकते हैं, डेबिट टू, फिर से वही परचेज। क्यों परचेज अकाउंट? क्योंकि ये हमारी परचेज को कम कर देता है। कौन सी परचेज? जो हमने प्रॉफिट के लिए की थी, ये प्रॉफिट चला गया, इसलिए इसको हम यहां परचेज लिखते हैं। बात समझ में आ गई? इससे फायदा क्या होता है? आपके गुड्स लोगों तक पहुंचेंगे, आपके गुड्स उनको पसंद आएंगे और वो आपके कस्टमर बनेंगे और आपकी सेल बढ़ेगी। तो बेसिकली एडवर्टीजमेंट का जो काम है ये फ्री सैंपल्स है। गॉट इट? चलिए, लॉस बाय फायर थेफ्ट। अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है? लॉस हो गया, आग लग गई या चोरी हो गई, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी केस हो जाए, लॉस हो गया, तो क्या करेंगे? मैंने क्या समझाया था अभी पीछे भी बताया था थोड़ी देर पहले। डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। लॉस से डेबिट कर देते, लॉस बाय फायर। थेफ्ट है तो थेफ्ट लिख देंगे, अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? अब सामान में आग लग गई तो सामान ही लिखेंगे ना, गुड्स चले गए, हमारे गुड्स में आग लग गई, गुड्स चले गए हमारे पास से, वो किसी काम के नहीं बचे। फिर से क्या करेंगे? परचेज कम कर। हाँ, अगर कैश की चोरी हुई है तो हम यहाँ पे कैश लिखते। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे अगर आपने चैरिटी में पैसे दे दिए तो यहाँ पे भी परचेज के बदले क्या आएगा? कैश आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट भी हो सकता है, बट जब आपने कैश चैरिटी में दिया, जब गुड्स दिया तो परचेज आएगा। लॉस बाय फायर, एक एग्जांपल देते हैं क्योंकि इसमें आगे एंट्रीज भी आएंगी कि हमारे 1,000 रुपए के गुड्स में आग लग गई। ये बच्चों में ऐसे नीचे नीचे लिख देता हूं, पर आपने वो डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में लिखना है, अलग अलग कॉलम में। मेरे पास जगह कम है, आपके पास पूरी कॉपी होती है, रजिस्टर होता है, तो आपको उस हिसाब से लिखना है। गॉट इट? चलिए, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो ये तो गुड्स में आग लग गई, लॉस की एंट्री कर दी हमने, लॉस डेबिट कर दिया बच्चों। अब मान लीजिए आपके गुड्स इंश्योर्ड थे, आपने फायर इंश्योरेंस करा रखी थी या थेफ्ट की इंश्योरेंस करा रखी थी, तो इंश्योरेंस से आपको पैसे मिलेंगे, है ना? तो क्या होगा? हम इस लॉस को इंश्योरेंस कंपनी में डाल देंगे। जब भी आग लगती है बच्चों, तो हम इंश्योरेंस कंपनी को फोन करते हैं कि भाई आग लग गई। उनका एक सर्वेयर आता है जो हमारा क्लेम लिख के ले जाता है, चेक करके कि हाँ भाई जेन्युइनली आग लगी है या सामान बिक नहीं रहा था जो सब पे आग लगा दी क्लेम लेने के लिए। ऐसा भी होता है, बहुत लोग करते हैं ऐसे, ठीक है ना? बेसिकली एक आज से बहुत साल पुरानी बात अगर मैं बताऊं तो, लकड़ी का जिनका काम होता था, जो फर्नीचर बनाते थे, वो ऐसे लोग बहुत करते थे। वो क्या करते थे, जितनी लकड़ी फर्नीचर में यूज हो गई, जो टुकड़े बच गए, जो बुरादा बच गया,
ठीक है ना। वो जितनी भी चीजें बच जाती थी आखिरी में क्या करते थे, साल में एक बार आग लगा के क्लेम ले लेते थे उसको, क्योंकि वो किसी काम का तो है नहीं। तो ऐसे पहले बहुत होता था, लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी जो है थोड़ी सी समझदार हो गई है, चेक अच्छे से करते हैं। बाकी सेटिंग का खेल होता है, आप सब समझते ही हो ये सारी बातें। तो खैर फिलहाल हम यहाँ सेटिंग पे नहीं जाएंगे, ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे जेन्युइनली आग लग गई और हमने उसके बाद क्लेम डाल दिया। अब क्लेम डालने का मतलब क्या होता है कि हमने वो सारा लॉस किस पे डाल दिया, ये सारा लॉस उठा के इंश्योरेंस कंपनी पे। तो जब ये लॉस हमारा खत्म हो जाएगा तो डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर बन जाएगी। तो एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। ये हमने पूरे 1000 रुपए का क्लेम डाल दिया उनके ऊपर। अब कभी भी बच्चों मान के चलना, इंश्योरेंस कंपनी बहुत रेयर चांस होता है पूरे पैसे देती है, दे दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देती तो हमारा नुकसान हो जाता है। उस केस में एंट्री क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने 1000 के 1000 रुपए दे दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट इंश्योरेंस, जैसे आम नॉर्मल एंट्री करते हैं, किसी डेटर से पैसे आते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आते हैं। बट अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे पैसे नहीं दी, एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनी ने 800 रुपीज दे दिए, ठीक है जी, ले लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक क्यों डेबिट बच्चों, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कभी भी कैश नहीं देती, ठीक है। हमने इंश्योरेंस कंपनी को कितने का डेटर बनाया था, पूरे 1000 रुपए का, मिले कितने 800, 200 रुपए का क्या हो गया लॉस। अब ये हमारा लॉस, अब इसको डेबिट करेंगे। पहले हमारा लॉस हुआ था, लॉस हमने उनके सर पे डाल दिया था, पर अभी हमारा लॉस हो गया, इसको फिर से लिख देंगे लॉस बाय फायर। और फाइनली जब हमारे साल के एंड में अकाउंट्स क्लोज होते हैं बच्चों, तो ये लॉस बाय फायर जो है हमारा, ये चला जाएगा कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि लॉस हमने अपने बुक्स में बुक कर लिया और अपनी प्रॉफिट से जो हमारा प्रॉफिट होगा उसमें से हम इसको सेट ऑफ करेंगे। ये मैं आपको सिखाऊंगा जब फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर बनाएंगे। ये एंट्रीज फिर से आएंगी वहां पे, पहले बता रहा हूं इंपॉर्टेंट एंट्रीज है ये, एस्ट्रिक लगा लो इन पे 2 और इनको लिख लेना अच्छे से, क्योंकि जब फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर आप करोगे यही एंट्री दोबारा आएगी, तो मैं आपको दोबारा सिखाऊंगा कि कैसे करनी है। तो जिसको याद होगा उसके लिए आसान हो जाएगा, जिसको याद नहीं होगा तो आपने क्या करना है, मार्क करके रख लेना है, ताकि आप फटाक से उस पेज पे जाओ, इसको पढ़ो, देखो और आपको समझ में आ जाए। गॉट इट? ओके, तो यहां तक की अगर एंट्रीज आपको ये समझ में आ गई है, 3 एंट्रीज हमने कवर कर ली है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। छोटा सा एक ब्रेक है, बोर्ड क्लीन करते हैं, फिर मिलते हैं। ओके बच्चों, अब ये कुछ और एंट्रीज हैं आगे की। कौन सी है ये, 4th नंबर, ड्रॉइंग्स बाय प्रोप्राइटर। मैंने आपको समझाया था कि जब भी ऑनर अपने बिजनेस से कुछ भी निकाल के ले जाएगा तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये मैंने आपको प्रिंसिपल्स कराते वक्त और अकाउंटिंग इक्वेशन करवाते वक्त बहुत अच्छे से समझाया था। तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कर देते हैं उसके लिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज कब करते हैं, जब वो गुड्स ले जा रहा है निकाल के, अगर वो कैश निकाल के जा रहा है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, ठीक है। क्योंकि हमारे पास से गुड्स चले गए, फिर से वही बात जो पहली 3 एंट्रीज में दिखी थी कि गुड्स चले गए पर बदले में कुछ नहीं आया, तो परचेज कम कर देते हैं हम, और कैश जा रहा है तो कैश कम कर देते हैं। डेबिट क्या होगी, ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट एंट्री है सेल ऑफ एसेट। अब बच्चों इसको ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, फिर से जितनी भी इंपॉर्टेंट एंट्री है उन पे एस्ट्रिक जरूर लगा देना ताकि आपको याद रहे। अब देखो बच्चों, जब हम कुछ खरीद के लाते हैं तो सिंपल सी एंट्री कर देते हैं, क्या करते हैं, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एसेट आया, कैश गया, कहानी खत्म। सेल में भी ऐसे ही होता है, पैसे आए, एसेट चला गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। लेकिन एक फर्क होता है बच्चों। फर्क क्या होता है, जब हम खरीद के लाते हैं तो वो एसेट ऑलरेडी हमारी बुक्स में किसी भी प्राइस पे नहीं है, जब हम खरीद के लाते हैं तो उसे रिकॉर्ड करते हैं। सेल के केस में ऐसा नहीं है, सेल के केस में ऑलरेडी वो हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड है एट सम प्राइस, एट सम वैल्यू, और अब जरूरी नहीं है कि वो उसी वैल्यू पे बिके, ज्यादा भी बिक सकता है और कम भी बिक सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मशीन खरीद के लेकर आए थे और वो मशीन आपने 2 साल यूज कर ली, उस पर डेप्रिसिएशन लगा लिया। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने एक मशीन खरीदी थी। जब खरीदी थी तो उसकी कॉस्ट थी 10,000 रुपीज और उसकी जो लाइफ थी वो थी 10 ईयर्स। सिंपल सी भाषा में तो यानी कि मशीन 10 साल चलती, 1000 रुपए पर ईयर हमारा खर्चा आता है, जिसको हम बोल देते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की एंट्री भी अभी आपको सिखा देता हूं। 1000
तो हम 2 साल मशीन को यूज कर चुके हैं, यानी कि 2 बार डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो डेप्रिसिएशन कितना लग चुका होगा हमारी मशीन पे? डेप्रिसिएशन लग चुका होगा 2000 रुपए। तो उसकी एक बुक वैल्यू आ जाएगी बच्चों। बुक वैल्यू क्या आ जाएगी उसकी? 8000 रुपए। अब ये मशीन हमारे हिसाब से, हमारी बुक्स में, मैंने आपको वो भी बताया था, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट सिखाया था प्रिंसिपल्स में, कि एसेट को हम हमेशा किस पे रिकॉर्ड करते हैं? उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, और उसमें होने वाला एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं, वो भी जो सस्टेनेबल हो, यानी कि डेप्रिसिएशन हर साल हो जा रहा है वो करेंगे। उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, बढ़ गई है घट गई है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम अपने डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंगली हमारी बुक में जो इस एसेट की, उस मशीन की वैल्यू है वो कितनी है? 8000 रुपीज। अब अगर तो वो बिक जाए सीधे 8000 रुपीज में, नो प्रॉफिट नो लॉस, सीधी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। लेकिन अगर वो कम में बिकती है या ज्यादा में बिकती है तो हमारा लॉस या प्रॉफिट आएगा ही आएगा, जो आपको रिकॉर्ड करना है। तो यहां पे तो हमेशा बुक वैल्यू आ जाएगी 8000 रुपए, यहां पे हमेशा सेल वैल्यू आ जाएगी। अब 2 बार एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 7000 की बिकती है तो 1000 का लॉस आ जाएगा, राइट? और अगर 7 की बजाय 9000 की बिकती है तो 1000 का प्रॉफिट आ जाएगा। बट लॉस या प्रॉफिट दोनों नहीं आएंगे, एक ही आएगा। तो इन दोनों में से कोई एक ही चीज आएगी जो आपको रिकॉर्ड करनी है। तो या तो लॉस रिकॉर्ड करना है या प्रॉफिट, क्योंकि मशीन या तो 7 में बिकेगी या 9 में बिकेगी, दोनों में नहीं बिकेगी। तो ये मैंने दोनों केस आपको समझा दिए, आपको अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड कर लेना है। तो जब भी सेल होगी किसी एसेट की, आपको सिर्फ चेक करना है क्या बुक वैल्यू पे ही बिक रहा है। अगर बिक रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सिंपल सी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, पैसा आ गया, मशीन चलेगी, 2 इफेक्ट। पर अगर मान लो वो प्रॉफिट या लॉस में बिक रहा है, तो प्रॉफिट में बिक रहा है तो प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे, और लॉस में बिक रहा है तो लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट एंट्री, प्रीपेड सॉरी एक्सपेंडिचर ऑन न्यू फिक्स्ड एसेट। बच्चों खर्चे होते हैं। अब कभी कभी हम नया कोई भी चीज खरीद के लाते हैं। एग्जांपल लेते हैं, आपने एक एसी खरीदा अपने ऑफिस के लिए। जब आप एसी खरीदोगे, मान लीजिए एक आपने विंडो एसी खरीद लिया अपने ऑफिस के लिए, और वो 25,000 रुपए का आ गया, 25,000 रुपीज का आपने एंट्री भी कर दी कि एसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब उसको लाके इंस्टॉल करवाने में आपको 1000 रुपीज देने पड़ गए बच्चों, लगवाना पड़ेगा। एसी है, फिटिंग तो करवाओगे, 1000 रुपीज ले गया फिट करने वाला, आप क्या एंट्री करोगे? वैसे तो ये 1000 रुपीज क्या आपका एक्सपेंस है। एंट्री क्या होती है एक्सपेंस की? कोई भी एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस हम करते हैं, सैलरीज है, एडवर्टीजमेंट है, रेंट है, इंटरेस्ट है, उसको डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। कैश तो क्रेडिट होगा, लेकिन ये पैसे हमारे बिजनेस के एक्सपेंस नहीं है, रेगुलर नेचर के एक्सपेंस नहीं है, ये नए एसेट से रिलेटेड एक्सपेंस है। और ऐसे केसेस में हम एसेट की वैल्यू को डेबिट करते हैं। तो हम बुक्स में ये दिखाएंगे कि एसी हमें 25 का नहीं 26,000 का पड़ा। 25,000 का खरीदा और 1,000 को हमने उसको इंस्टॉल करवाया। तो बच्चों ये याद रखना, जब भी कोई एसेट खरीदेंगे, न्यू खरीदेंगे या सेकेंड हैंड भी खरीद के लाएंगे। मान लीजिए आपने अपने ऑफिस के लिए कोई सेकेंड हैंड डिलीवरी वैन खरीदी है और उसको लेके आपने एक बार को रिपेयर करवाया है, तो वो सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड होंगे, ना कि एक्सपेंस में। हाँ, जब वो चलने लग जाएगी, एक बार आ गई ऑफिस में, चलने लग गई, बिजनेस में यूज होने लगी, उसके बाद कोई भी रिपेयर, मेंटेनेंस, फ्यूल, ड्राइवर का सैलरी, वो सब कुछ हमारे एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस के नाम से आएंगे। ऐसे ही एसी चलने लग गया, 6 महीने चला, एसी खराब हो गया, अब आपको ठीक कराना पड़ गया, दैट इट इज रिपेयर, तो वो रिपेयर में आएगा। लेकिन खरीदते वक्त कोई भी एसेट, फिक्स एसेट जब हम खरीद रहे हैं, तो उस फिक्स एसेट को खरीदने के बाद उसको रनिंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चे करे जाते हैं, इंस्टॉलेशन हो गया, कोई विंडो बनवानी पड़ गई, किसी मशीन का स्टैंड बनवाना पड़ गया, किसी सेकंड मशीन को रिपेयर करवाना पड़ गया, इंस्टॉलेशन करवानी पड़ गई, वो सारे के सारे खर्चे एसेट के नाम से ही लिखे जाते हैं। तो यहां पे अगर मान लीजिए आपने मशीन को इंस्टॉल करवाया है, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होंगे उसको हम मशीन के नाम से डेबिट करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जो नरेशन लिखते हैं नीचे, वो नरेशन जरूर लिखनी है हर एंट्री के नीचे, उसको कैसे लिखेंगे? बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ऑन मशीन, बात करें तो आपको वहां क्लैरिफाई करना है कि इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए थे, मशीन की कॉस्ट नहीं है। गॉट इट? आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री डेप्रिसिएशन। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी हम फिक्स एसेट्स खरीदते हैं उन पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं जो भी डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं। तो डेप्रिसिएशन अगेन इज अ लॉस ऑफ बेसिकली फिक्स एसेट, तो उसको डेबिट कर देंगे और इससे हमारे फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम होती है। ये लॉस हमें किसी को देना नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप 5 लाख रुपए की कोई नई कार खरीद के लाए हो,
आप उसे 1 साल चला लोगे तो वो 4,000 की रह 4 लाख की रह गई। इसका मतलब ना आपको 1 लाख रुपए किसी को देने, उसकी वैल्यू हमने यूज कर ली तो उसकी वैल्यू गिरा दो। तो ऐसे ही हम अपने डेप्रिशिएबल एसेट्स की वैल्यू को हर साल डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंगली कम करते जाते हैं। तो फॉल इन द एसेट क्रेडिट हो जाता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है डेबिट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं बच्चों? प्रीपेड आपको पता है, प्रीपेड मोबाइल कार्ड सबके पास होता है। प्रीपेड क्या होता है? पहले पैसे दोगे फिर रिचार्ज होगा फिर चलेगा, उसको प्रीपेड बोलते हैं। यानी कि कोई भी एक्सपेंस आपने एडवांस में पे कर दिया, तो जब एडवांस में पे कर दिया बच्चों तो उसको प्रीपेड बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, पर यहां पे एक्सपेंस क्यों लिख दिया, कैश क्यों नहीं लिखा है ना? ये क्वेश्चन आता है। इसमें बेटा दो बातें बनती है। दो बात क्या बनती है? पहली बात, नॉर्मली कोई भी खर्चा सिर्फ प्रीपेड नहीं दिया जाता, बेसिकली वो करंट का खर्चा होता है, उसमें से कुछ आगे का होता है। फॉर एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यहां पे देता हूं, चलिए यहां समझिए कि आप बुक्स बनाते हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, ये हमारा साल चल रहा है। ओके, अब ये हमारा साल चल रहा है और इसमें हम अपनी बुक्स को मेंटेन करते हैं, तो इस साल का कोई भी खर्चा वो प्रीपेड नहीं होगा, वो इस साल का ही खर्चा होगा। लेकिन इस साल से आगे का खर्चा जो आप इस साल में देते हो वो प्रीपेड होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने 1 जुलाई को बच्चों एक इंश्योरेंस ले ली जिसका एनुअल प्रीमियम है 12,000 रुपए। अब समझो 12,000 कब तक के दिए? साल तक के। ये इंश्योरेंस कहां से कहां तक चलेगी? ये इंश्योरेंस चलेगी आपकी 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, जबकि आपका साल कहां खत्म हो जाएगा? 31 मार्च को। तो जो 3 महीने का प्रीमियम आपने बच्चों पे कर दिया वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है। ऐसे नहीं सोचना कि हमने महीने के स्टार्टिंग में रिचार्ज कराया वो पूरे महीने चला। अकाउंट्स में डेली बेसिस पे अगर आप प्रीपेड एक्सपेंस लिखने लग जाओगे तो पता नहीं कितनी एंट्रीज हो जाएंगी। यहां पे एनुअल बेसिस पे लिखा जाता है। गॉट इट? तो हमारी इंश्योरेंस एनुअल थी या मंथली बेसिस पे भी कोई चीज आ जाती है। कभी कभी कुछ एक्सपेंस होते हैं जो महीने के होते हैं तो वो स्पेसिफाई हो जाते हैं कि ये इस महीने का और हमने अगले महीने का एडवांस दे दिया, जैसे कि रेंट दे दिया, तो वो वहां उस केस में आ जाता है। पर नॉर्मली जो होता है यहाँ पे एनुअल के हिसाब से देखा जाता है, क्योंकि साल के खर्चों के बाद हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। तो इसमें 9 मंथ्स के 9,000 रुपीज करंट ईयर का खर्चा और 3,000 रुपीज आपका एक्सपेंस हो गया अगले साल का। एंट्री क्या करेंगे बच्चों? जब आप ये 12,000 रुपए प्रीमियम भरोगे तो एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने एंट्री कर दी क्योंकि हमने 12,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम ही भरा है, तो एंट्री भी वही होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट भर दिए। लेकिन उसमें से 3 महीने का खर्चा इस साल का नहीं है, तो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में भी नहीं जाएगा, वरना हमें हमारे इस साल का ट्रू प्रॉफिट नहीं पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे कि एक्सपेंस को वापस कम करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस बनाने की। कैसे कम करेंगे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब हमने इंश्योरेंस पे करी, एंट्री क्या करेंगे हम? थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं और आपने ये यूज नहीं करना। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने पे कर दिए 12,000 रुपए। ठीक है बच्चों, ये पे हो गए आपके। अब ये 12,000 रुपए आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाएगी। तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमारे साल का खर्चा इसमें से सिर्फ 9,000 रुपए है, 3,000 नहीं है। तो हमने ये एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया, तो इसको तो क्रेडिट कर देंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम। कितने रुपए से? 3,000 से। और डेबिट क्या करेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, डेबिट 3,000। तो उम्मीद है आपको ये एंट्री समझ में आई होगी कैसे हो रही है। तो यहां पे एंट्री क्या आ जाएगी? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। कोई भी एक्सपेंस जब हम पे करते हैं और उसमें से कोई पार्ट उसका एक्स्ट्रा होता है, यानी कि आने वाले पीरियड के लिए होता है, तो एक्सपेंस को वापस डेबिट करके, एक्सपेंस को क्रेडिट करके प्रीपेड एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। फिर ये रेंट हो, इंश्योरेंस प्रीमियम हो, सैलरीज हो, कुछ भी हो।
ठीक है, क्योंकि जब भी बच्चों एक्सपेंस पे किए जाते हैं तो उनकी एंट्री यही होती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसमें से कुछ प्रीपेड है तो इसको वापस कम करके प्रीपेड को डेबिट कर। गॉट इट? आते हैं 9 नंबर एंट्री पे। ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं कि एक्सपेंस पे करना था पर पे नहीं किया। अब यहां पे तो सीधा एक्सपेंस डेबिट, कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। हमने दिया नहीं तो क्या बन गया, ये देना है बाद में, ऐसा थोड़ा ना खा जाएंगे। जब देना है तो क्या बन गई, लायबिलिटी, और लायबिलिटी को क्या लिख देते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। ये बच्चों ये वो है, अगर आपको याद हो तो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली क्लास जिसमें हमने पहले वाली क्लास जिसमें हमने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़े थे, अगर नहीं देखी तो प्लीज उसको देखना, ठीक है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होते हैं, कौन से टाइप के अकाउंट होते हैं। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके लंबे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एंट्रीज नहीं आएंगी, आपकी छोटी छोटी एंट्रीज आएंगी और एमसीक्यू आएंगे, उसमें पूछेंगे ये किस टाइप का अकाउंट है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। गॉट इट? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार को सारे का, ठीक है। हमारी यहाँ पे 9 एंट्रीज कवर हो गई, 5 एंट्रीज और रह गई। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, थोड़ी सी एंट्रीज और रह गई हैं, खत्म करते हैं। मुझे पता है थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई है, बट इट्स ओके, कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी पढ़ लेना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। मैं इसको और चैप्टर को 3 क्लास तक नहीं खींचना चाहता था, ठीक है। थोड़ी सी रह गई है, खत्म है, उसके बाद शुरू करते हैं आगे चैप्टर नंबर एंट्री नंबर 10, अक्रूड इनकम। बच्चों अक्रूड इनकम क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अक्रूड इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो हमने कमा ली और अभी तक हमें मिली नहीं है और हमारा पीरियड खत्म हो गया है। मंथली है तो मंथली और एनुअली है तो एनुअली। बेसिकली एनुअल बेसिस पे ही बनाया जाता है, पर कुछ चीजें मंथली बेसिस पे भी रिकॉर्ड होती है। तो अक्रूड इनकम है कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया, हमने पैसे कमा लिए और हमें मिले नहीं है। तो जब भी पैसे मिलते हैं, आपको पता है इनकम आती है तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। जैसे रेंट आता है तो एंट्री क्या करते हैं बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब रेंट आया नहीं है पर इनकम तो हो गई ना, तो इनकम को रिकॉर्ड करना है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो, नहीं याद हो तो फिर से बोल रहा हूं, मेरी क्लास देख लेना, याद आ जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। बात समझ में आ गई आप लोगों को? जो भी इनकम हो उसका नाम लिख देंगे। अक्रूड कमीशन हो, कमीशन कमा लिया है आपने सेल्स पे, मिला नहीं है तो अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, क्योंकि इनकम अर्न हो गई है, अक्रू हो गई है, रिकॉर्ड कर दो। जब मिलेगी तब देखेंगे, सेटलमेंट बाद में होगी, बताया था ना। ओके, सेम ऐसे ही एडवांस में इनकम आ गई है, रेंट एडवांस आ गया है। तो रेंट एडवांस जब आया होगा तो मैंने आपको बच्चों वैसे भी बताया था, जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम पे करते हैं, ऐसे जब पैसे आए होंगे तो एंट्री क्या करी हुई हमने कि कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, बट उसमें से कुछ पार्ट है जो एडवांस है, तो हम क्या करेंगे, उस रेंट को कम कर देंगे और एडवांस इनकम को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या होती है, समझो रेंट आया, पैसे क्या होते हैं, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। एक एग्जांपल मान लेते हैं, इसमें से कुछ पैसे एडवांस हैं तो यानी कि ये एक्सेस क्रेडिट हो गया, इसको वापस डेबिट कर देंगे, यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, क्रेडिट कर देंगे। अब ये क्या है, ये इनकम नहीं है बच्चों, ये लायबिलिटी है हमारी। एडवांस इनकम हमेशा लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि पैसे देने हैं, लायबिलिटी का मतलब पैसे के बदले वैल्यू देनी है, सर्विस देनी है, वो भी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने स्कूल या कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया है जहां पे आपने पूरे साल की फीस एडवांस दे दी उनको, तो वो उनकी इनकम नहीं हो गई। इनकम वो जब होगी जब आपको पूरा कोर्स करा देंगे पूरे साल के बाद। अभी वो उनकी सिर्फ लायबिलिटी है क्योंकि उन्होंने आपको उसके बदले पढ़ाना है। बात समझ में आ गई? तो एडवांस इनकम हमेशा क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है हमारी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक 12 नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। बच्चों मैंने आपको बताया था कि ऑनर से कुछ भी लेते हैं और देते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो कैपिटल पे भी इंटरेस्ट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, अगर मान लो बिजनेस में ये पैसा आपने नहीं लगाया होता खुद का, आप लोन पे लेके आते तो क्या इंटरेस्ट पे नहीं करते? अब ऑनर ने लगा देते तो उसको इंटरेस्ट नहीं देंगे, देंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, कहां पे पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, पहले ही चैप्टर में, ठीक है। नहीं पढ़ा हो तो अभी मेरी इकोनॉमिक्स की क्लासेस आएंगी, वो देख लेना, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। ओके, तो अब ये देखिए, इंटरेस्ट देना है, बिजनेस का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। देना किसको है, ऑनर को। तो क्या कैश में देंगे, नहीं, उसकी कैपिटल में लिख देंगे, भाई तेरे इतने पैसे दे, इंटरेस्ट हो गया। तो बिजनेस अपने ऑनर को कह रहा है तूने 5 लाख रुपए लगाए थे, 2% के हिसाब से 10,000 तेरा इंटरेस्ट हो गया, तेरी कैपिटल 5,10,000 हुई, जा खुश हो जा। ऑनर को कभी भी
कुछ भी लेना या देना हो बिजनेस को तो वो कैश में लिया नहीं जाता, उसकी कैपिटल में प्लस या माइनस कर देते हैं। तो ये कैपिटल हमने बढ़ा दी। अगर रूल्स याद हो तो कैपिटल जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर ऑनर ने पैसे निकाल लिए हैं तो हम भी यानी कि बिजनेस उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा कि भाई जब मैं कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा हूं तो ड्रॉइंग्स पे लूंगा भी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो गई? इनकम, इनकम क्रेडिट होती है। और अब उससे हमने पैसे लेने हैं तो लेंगे नहीं, क्या बोलेंगे ऑनर को? ले तेरी कैपिटल कम कर दी, कहानी खत्म, हिसाब बराबर। जब दे रहे हैं तो कैपिटल बढ़ा देंगे और ले रहे हैं तो कैपिटल को कम कर देंगे। बात समझ में आ गई? चलिए बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक ये है एंट्री जो एक आती है स्टॉक के नाम से। बेसिकली दो आती है, ओपनिंग स्टॉक की भी आती है, वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, जगह नहीं थी तो मैंने लिखी नहीं। क्लोजिंग स्टॉक, जब साल खत्म होता है तो स्टॉक बचता है। स्टॉक की बेटा काउंटिंग होती है, हमेशा याद रखना। इनकम टैक्स में प्रोविजन भी है, स्टॉक काउंट करना होता है, ठीक है। और स्टॉक हमेशा किस पे दिखाया जाता है बुक्स में? कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस। मार्केट वैल्यू भी नहीं बोलते, नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोला जाता है। ये क्या होता है ये आपको आगे एक चैप्टर में बताऊंगा फाइनल अकाउंट्स वाले में, जहां यहाँ जिसको हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखने के लिए समझा रहा हूं। और ये लगता है हमारा प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल होता है? ये प्रिंसिपल होता है हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल। उसके अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म के ऐसे फ्यूचर लॉस के प्रोविजन बनाते हैं। इसलिए स्टॉक हमेशा किस पे वैल्यू होता है? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। तो वो रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड होता है तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट किसको करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट को, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक साल के एंड में काउंट होके क्लोज हो जाता है। कहां चला जाता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारे फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर है, वहां मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसमें इसको रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ही जैसे ही हमारा साल खत्म होता है, जैसे 31 मार्च को साल खत्म हो गया तो 1 अप्रैल को नया साल शुरू भी तो हो गया, बिजनेस बंद थोड़ी ना कर दिया। ये तो हम सिर्फ बिजनेस को क्लोज करके अपना प्रॉफिट चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर हमारा फिर बिजनेस शुरू होता है, तो फिर ओपनिंग एंट्री आ गई। ओपनिंग एंट्री क्या आ जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। तो ओपनिंग स्टॉक वहां पे वापस आ जाएगा, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर एंट्री बुक्स में नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक की ही आती है। बात समझ में आ गई बच्चों? अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओपनिंग एंट्री क्या होती है? ये इसी से रिलेटेड है बेटा। जब हम अपने अकाउंटिंग पीरियड में बुक्स को क्लोज करते हैं तो हर एक चीज को क्लोज कर देते हैं। सारे एसेट्स, सारे एक्सपेंसेस, हर एक चीज क्लोज हो जाती है। तो क्लोज होने के बाद हिसाब हो जाता है, टोटल हो जाता है, बैलेंसिंग हो जाती है। तो वो क्लोज होने के लिए हर चीज, जैसे एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो उनको क्रेडिट में एंट्री डाल के क्लोज कर देते हैं। फिर जब नेक्स्ट ईयर में वापस से ओपन करते हैं तो उनको डेबिट करते हैं। तो अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चन करे वो कैसे करे? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि नया बिजनेस शुरू है। पर जब पहले साल के बाद आप दोबारा से अपनी बुक्स को खोलोगे तो क्या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश करोगे? नहीं, स्टार्टेड बिजनेस विद क्या क्या? कैश भी है, मशीन भी है, फर्नीचर भी है, डेटर भी है, तो सब डेबिट। और क्रेडिट में सिर्फ कैपिटल नहीं, लायबिलिटीज भी हैं, क्रेडिटर्स भी हैं। तो ये ओपनिंग एंट्री कहलाती है। ये कब कहलाती है? जब हम नया बिजनेस नहीं शुरू कर रहे, हम अपने बिजनेस को एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद दोबारा से ओपन करते हैं, इसलिए इसको हम ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसे बड़े सारे बैलेंस लिखे नजर आएंगे, तो आपने क्या करना है? सारे एसेट्स को डेबिट कर देना, लायबिलिटीज और कैपिटल को क्रेडिट कर देना। और ध्यान रखना टोटल डेबिट और क्रेडिट का बराबर आना चाहिए। गॉट इट? तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक। ऑलमोस्ट मैंने सारी एंट्रीज कवर कर दी हैं। कोई एक आधी एंट्री रह गई होगी, अगर आपको नहीं समझ में आती तो प्लीज आप कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो अभी तक आपने कर ही लिया होगा। ओके, सो चलते हैं। एंजॉय योर डे, बाय बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना।